नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी अदालत ने एक साथ 38 लोगों को सजाए मौत दी है। 13 लंबे साल बाद अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। किसी आतंकी हमले में सुनाई गई यह अब तक की सबसे बड़ी सजा है। 38 लोगों को सजाए मौत देने के साथ साथ अदालत ने 11 दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की भी सजा सुनाई है। हालांकि इन सभी आरोपियों के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अभी खुला हुआ है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा। पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी। अहमदाबाद ब्लास्ट के 38 दोषियों को सजाए मौत। जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेंगे 11 दोषी। अठारह फरवरी 2022 को सुबह 11:30 बजे गुजरात की विशेष अदालत ने वो फैसला सुनाया जो इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी सजा किसी अदालत में नहीं सुनाई गई जब एक साथ अदालत ने 38 लोगों को फांसी दी। इससे पहले सिर्फ राजीव गांधी हत्याकांड ही था जिसमें एक साथ 26 लोगों को यह सजा सुनाई गई। अहमदाबाद ब्लास्ट के 13 साल बाद अदालत ने अहमदाबाद को इंसाफ दिया। 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की जान गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में 18 फरवरी को विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनहगारों को सजा दी। 38 के लिए सजाए मौत मुकर्रर की गई है और बाकी बचे 11 दोषियों को ताउम्र कैद में रहने का फैसला सुनाया गया। गुजरात ब्लास्ट में जिन 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई उनमें जाहिद शेख, इमरान इब्राहिम, इकबाल कासिम, शमसुद्दीन शेख, गयासुद्दीन अंसारी, मोहम्मद कागजी, मोहम्मद उस्मान, यूनुस मंसूरी, कमरुद्दीन चांद, आमिल परवाज, शिबली अहमद, सफदर नागोरी, हाफिज हुसैन, मोहम्मद साजिद, मुफ्ती अबू बसर, अब्बास समेजा, जावेद शेख, मोहम्मद इस्माइल, अफजर उस्मानी, मोहम्मद आरिफ, आसिफ शेख, मोहम्मद आरिफ, कयामुद्दीन कापड़िया, मोहम्मद शेख, जीशान अहमद, जियाउर रहमान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अकबर, फजले रहमान, अहमद बावा, सरफुद्दीन सलीम, सैफुर रहमान, सादुली करीम, मोहम्मद तनवीर, आमिन शेख, मोहम्मद मोबिन, मोहम्मद रफीक और तौसीफ खान शामिल। इसके अलावा 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में 28 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 13 साल से पुराने इस मामले में अदालत ने पिछले साल सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही पूरी कर ली। पुलिस ने दावा किया था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने साल 2002 में गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें 56 लोग मारे गए थे। आज तक ब्यूरो। और अब बात उस जंग की आहट की जिससे दुनिया घबराई हुई है। 16 फरवरी की तारीख तो निकल गई, मगर अमेरिकी दावे के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया। लेकिन यूक्रेन की सीमा में जिस तरह रूसी सैनिक जमा हैं, उससे जंग का अंदेशा अभी टला नहीं है। जंग तो नहीं, लेकिन यूक्रेन के एक स्कूल पर हमले ने तनाव और भी बढ़ा दिया है।
अमेरिका और ब्रिटेन का अब भी मानना है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जंग की कगार पर यूक्रेन और रूस करने वाला है यूक्रेन पर हमला। अमेरिका को मिली है पक्की खबर। रूसी विद्रोहियों ने स्कूल पर दागे गोले। रूसी सेना ने सरहद पर बढ़ाया जमावड़ा। पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जारी टेंशन अब अपने पूरे शबाब पर पहुंच गई है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस समर्थित अलगाववादियों ने उसके डोनबास इलाके में एक स्कूल पर गोले दागे हैं। खबर है कि इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि रूस ने न सिर्फ इससे इनकार किया है, बल्कि उल्टे यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है कि यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस लुहांस्क इलाकों में आम नागरिकों पर हमले कर उसके सब्र का इम्तिहान ले रही है। इनमें कौन सच्चा है, कौन झूठा, ये जानने से पहले रूस और यूक्रेन की सरहद पर मौजूदा हालात को समझना जरूरी है। अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक यूक्रेन की सरहद पर रूस ने करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात कर रखा है। इसके अलावा आसमान पर उसके लड़ाकू विमान और मिसाइलों का झुंड लगातार मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर अमेरिका का दावा है कि रूसी सेना जमीन पर पोजीशन लिए हुए है और उसने टैंकों की फौज लगा रखी है, जिसके बाद से ये आशंका जताई जा रही है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के स्कूल में हुई बमबारी को रूस की टेस्टिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। इन सब के बीच दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि जंग के ये हालात तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं और दुनिया अभी अभी कोरोना की महामारी से उबरी है। असल में तो ठीक से उबरी भी नहीं है, लिहाजा सभी देशों की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और ऐसे में अगर ये जंग विश्व युद्ध में तब्दील होती है, दुनिया कई साल पीछे चली जाएगी। जानकार भले ही इसे दुनिया के ऊपर रूस की प्रेशर टैक्टिक्स बता रहे हों, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि हालात बड़े नाजुक दौर में हैं। एक भी गलती रूस, अमेरिका और यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को गर्त में धकेल सकती है, क्योंकि रूस कोई छोटा मोटा अफ्रीकी देश या इराक, सीरिया नहीं है। जितने समर्थक अमेरिका की तरफ हैं, उतना ही ताकतवर रूस भी है। चीन तो सालों से अमेरिका की एक गलती का ही इंतजार कर रहा है। यूं तो इन हालात से निपटने के लिए रूस अकेला ही काफी है, लेकिन पर्दे के पीछे से चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश उसकी मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत सभी नेटो देश खड़े हुए हैं। इस बीच ब्रिटेन ने एक नक्शा जारी करके खुलासा किया है कि रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमले की साजिश रच रही है। ब्रिटेन ने दावा किया है कि रूस ने सोवियत संघ के विघटन के बाद पहली बार अपनी आधी से ज्यादा सेना को सीमा पर तैनात किया है। रूसी सेना अपने इलाके के साथ साथ बेलारूस और काला सागर में भी मौजूद है। इतना ही नहीं, बकौल ब्रिटेन यूक्रेन की उत्तरी सीमा रूसी सेना के निशाने पर सबसे ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि रूस के निशाने पर राजधानी कीव है। हालांकि बड़े तौर पर यह देखा गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पुतिन की नीति दुनिया के लिए घातक है, मगर अभी तक इनके तमाम दावे गलत साबित हुए हैं। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करेगा, लेकिन पुतिन अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला लेते हुए इन दावों को गलत साबित कर चुके हैं। अब इस बार ब्रिटेन ने कोई नई तारीख तो तय नहीं की है, लेकिन उसने भी यह दावा किया है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ये तस्वीर का एक रुख था, जबकि तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि रूस लगातार ये बात कह रहा है कि वो जंग नहीं चाहता है, डायलॉग के जरिए मसले को सुलझाने का हिमायती है। रूस ने एक वीडियो जारी करके भी कहा था कि वो अपने सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर से वापस बुला रहा है, मगर यूक्रेन और अमेरिका समेत सभी समर्थक देश
रूस के दावे पर यकीन करने को राजी नहीं है। Defense ministers have just met to address Russia's continued military build-up in and around Ukraine. This was a substantive discussion on the most serious security crisis in Europe in decades. This is the biggest concentration of forces. We do not see any sign of de-escalation on the ground. अपने दावों के समर्थन में यूक्रेन, अमेरिका और उसके समर्थक देश लगातार सबूत पेश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़े सबूत के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें पेश की गई हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें पुतिन के झूठ की पोल खोलने वाली हैं। सबूत नंबर 1। रूस के झूठ का पहला सबूत बेलारूस और यूक्रेन को जोड़ने वाली प्रिप्यात नदी की इस तस्वीर में है। बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर नदी के ऊपर एक नया पुल तैयार कर दिया गया है। बेलारूस में रूस की फौजों का बड़ा जमावड़ा है, जो पिछले कई दिनों से जंग की तैयारी कर रही है। ये पुल इन फौजों को यूक्रेन में घुसने का सीधा रास्ता दे रहा है। सबूत नंबर 2। एक और सैटेलाइट तस्वीर में बेलारूस की फॉरवर्ड लोकेशन पर रूसी हेलीकॉप्टर यूनिट की तैनाती दिख रही है। इनकी जगह थोड़ी सी बदली जरूर है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि ये वापसी के संकेत कतई नहीं है। सबूत नंबर 3। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि सेना की वापसी के ऐलान के बावजूद रूस ने सरहद पर 7,000 और सैनिकों की तैनाती कर दी है। वहीं यूक्रेन बॉर्डर पर ब्रेस्ट और ज़ायाबोका इलाके में सेना की तैनाती कम होने की बजाय बढ़ गई है। सबूत नंबर 4। यूक्रेन सीमा के पास बेलारूस के ब्रेस्ट और आसिपोविची में सैनिकों की तैनाती अब भी दिख रही है, जबकि रेचित्सा में मूवमेंट दिख रहा है। ब्रेस्ट के पास ब्रेस्ट स्काई ट्रेनिंग एरिया में बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने देखे गए हैं। गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, यूक्रेन आज तक। जमाना तरक्की कर चुका है। अब दुश्मन की टोह लेने के लिए उसके इलाके में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। ये काम दूर से ही सैटेलाइट कर देता है। अमेरिका और नेटो देश इसी सैटेलाइट की तस्वीरों के बलबूते पर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि रूस जंग की पूरी तैयारी कर चुका है। मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि रूस ने जो मौजूदा हालात पैदा कर रखे हैं वो महज एक दबाव की राजनीति है और युद्ध की आशंका कम है। मौजूदा हालात में अमेरिका और रूस जंग की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों की अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में उम्मीद तो है कि रूस यूक्रेन के बीच सैन्य टकराव टल जाएगा, मगर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दुनिया तनाव में रहेगी। हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे करीब 20,000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई कर रहे हैं। जाहिर है उनकी सलामती और वापसी के लिए भारत सरकार उन्हें एयरलिफ्ट करने की कोशिशों में लगी है। यूक्रेन की स्थिति को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स की बात करें जो भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन में है, उनको फ्रेश एडवाइजरी में ये कह दिया गया है कि वो जितनी जल्दी हो सके कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स लेके वापस आना शुरू कर दे। एयर बबल के तहत जो फ्लाइट्स नंबर्ड थे उसको खोल दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ कोऑपरेट करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स जा सके, ताकि जो यहाँ पर पेरेंट्स वरिड है वो वरी ना करे और उनके बच्चे आराम से वापस आ सके। विदेश मंत्रालय ने जानकारी हासिल करने और मदद के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है और इसके लिए बाकायदा टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही फैक्स और ईमेल भी जारी किया गया है। सरकार ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से संयम बरतने की अपील की है। यूक्रेन में भारत के राजदूत ने भरोसा दिलाया है कि भारतीयों पर किसी तरह का खतरा नहीं आने देंगे। यूक्रेन में विदेशी नागरिकों की अफरा तफरी का माहौल दरअसल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ और देशों की अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह देने के बाद मचा। इसके बाद भारतीय दूतावास ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। फिलहाल भारत सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना चुकी है और किसी भी वक्त इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है।
गीता मोहन के साथ गौरव सामंत, यूक्रेन आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।